बार पुनः जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ का सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों के साथ आए हैं। आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी मदद मिलेगा। इससे मैं प्रश्न की ओर चलता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में कब शामिल किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में कब शामिल किया? 1934, 1935, 1936, 1921। आपका सही आंसर होगा 1934। एक बात आपको मैं कहना चाह रहा था कि जो यह भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ, वह जो शुरुआत उसकी की गई थी वह 1946 से 1946 से और 1946 से 1949 तक के बीच में यह जो अवधि था इसमें कंप्लीट कर लिया गया भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य होने के लिए आवश्यक शर्त होते हैं: संप्रभुता, भूभाग, जनसंख्या, सभी। आपका आंसर होगा सभी। जो राजनीतिक व्यवस्था के तहत जो शब्द का प्रयोग करते हैं वह राज्य का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे कि जो शब्द का प्रयोग करते हैं वह राज्य का प्रयोग करते हैं। और ये पॉलिटिकल साइंस के तहत, राजनीतिक व्यवस्था के तहत जब बात होती है, कंट्री का प्रयोग कब किया जाता है? राज्य का प्रयोग किया जाता है। तो राज्य में राज्य होने के लिए क्या क्या शर्त होते हैं? तो राज्य होने के लिए उसी को राज्य हम कह सकते हैं। उसमें संप्रभुता होना हो, यानी कि निर्णय लेने का कैपेबिलिटी होना चाहिए वह स्टेट्स को। उसमें पॉपुलेशन होना चाहिए। पॉपुलेशन के अलावा वह क्या होना चाहिए? लैंड होना चाहिए कहीं ना कहीं, यानी कि भूभाग होना चाहिए। तो ये कुछ जो संप्रभुता, भूभाग और जनसंख्या राज्य होने के आवश्यक शर्त होते हैं। ठीक है ना? तो ये याद रखेंगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्या सरकार की जिम्मेदारी होती है? कानून बनाना, कानून लागू करना, में कानून बनाना और लागू करना, इनमें से कोई नहीं। यानी कि सरकार की, आंसर आपका सी हो गया, यानी कि कानून बनाना और लागू करना यह सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है। यानी कि गवर्नमेंट जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक ए लॉ, टू अप्लाई द रूल एंड रेगुलेशन। जो कानून है उसको अप्लाई करवाना, लागू करवाना, ये दोनों गवर्नमेंट के जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं: लिखित, नम्य और अनम्य, संघात्मक एवं एकात्मक, सभी। आपका आंसर सभी होगा। भारतीय संविधान जो है लिखित है और काफ़ी बृहद है। ये नम्य और अनम्य। नम्य का अर्थ हो गया कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको कि बड़ी आसानी ढंग से आप उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रावधान से, कुछ ऐसे भी प्रोविजंस बने हैं जिसके अमेंडमेंट में, उसके अमेंडमेंट के लिए काफ़ी मशक्क़त यानी काफ़ी परेशानियां और डिफ़िकल्टीज होती है। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय संविधान जो नम्य और अनम्य दोनों हैं, संघात्मक और एकात्मक। कुछ विशेष परिस्थिति हमारे उससे संविधान जो है संघात्मक है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर है। फिर विशेष परिस्थिति में यह एकात्मक भी हो जाता है। ठीक है ना? तो भारतीय संविधान की ये लक्षण है, विशेषताएं हैं: लिखित है, नम्य और अनम्य, संघात्मक, एकात्मक, और ये सभी, ये सारे हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ 1945, 1946, 1947, 1948। अब याद रखें, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। भारतीय संविधान की विशेषताएं: संघवाद, संसदीय पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, सभी। भारतीय संविधान की विशेषताएं: संघवाद, संसदीय पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, सभी। आपका आंसर होगा इसमें सभी। संघवाद, भारतीय यह जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान में, संसदीय पद्धति है, यानी कि चुनाव के माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और इसके बाद चुने हुए जो हमारे लीडर्स होते हैं वह रूल करते हैं, यानी कि वह शासन को चलाते हैं। इसलिए यह संसदीय पद्धति हमारे यहाँ है। शक्तियों का बंटवारा, हमारे यहाँ संविधान में जो है, जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वह डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्गन, जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है उसको 3 भाग में हम डिस्ट्रीब्यूट करके हम अपने शासन को चलाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे यह पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम 3 भाग में शक्तियों का विभाजन जो है करते, 3 भागों में कर लेते हैं शक्तियों का विभाजन। एक तो आपका ये हो गया
कार्यपालिका, कार्यपालिका, दूसरा हो गया विधायिका, तीसरा हो गया न्यायपालिका। इस तरह से हम लोग जो है शक्तियों का विभाजन किए हैं, यानी कि जो हमारा सरकार है उसका जो ऑर्गन है इस 3 तरह का डिवीजन है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है ना। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जो है एक तरह से हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्षैतिज जो है शक्तियों का विभाजन के नाम से भी इसको जाना जाता है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के नाम से जाते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, प्रजातंत्र, ये 3 प्रमुख जो हैं ये फीचर्स भी होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, जब हम शक्तियों की बंटवारा के संदर्भ में बोलते हैं तो प्रजातंत्र के ये 3 फीचर्स हैं। चौथे स्तंभ के रूप में, 3 स्तंभ भी बोलते हैं कभी कभी से, चौथे फीचर्स जो है, चौथा जो स्तंभ है ऐसा माना जाता है, उसको हम लोग प्रेस को लेते हैं, प्रेस को चौथे स्तंभ के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए मेरा अगला प्रश्न है, नेपाल में सन 1990 में आरंभ हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था कब तक चली थी? 1990 में आरंभ हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था कब तक चली थी? 2000, 2001, 2002, 2003। तो आपका सही आंसर होगा 2002। नेपाल में 2002 तक, जो 1990 में लोकतांत्रिक व्यवस्था चली 2002 तक चली, और फिर इसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनः जो है वह उस व्यवस्था को भंग कर दिया गया, और भंग करने के बाद जो है फिर जो राजतंत्र व्यवस्था को जो है प्रमुखता दी गई, इम्पोर्टेंस दिया गया। लेकिन वहाँ पर इस कदर नेपाल में इस कदर इसका विरोध किया गया कि अंत में आकर के उस जो राजतंत्र व्यवस्था था पूरी तरह से उसको 2008 में उस व्यवस्था को खत्म करके और उसकी जगह पर लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, यानी चुनी हुई जो सरकार की जो व्यवस्था होती है, यानी कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था तो होती है, वह लाया गया 2008 में, ठीक है ना। चलिए एक बात मैं बता दूं कि जो संविधान होते हैं वह क्या है? संविधान जो है वह एक तरह से डॉक्यूमेंट्स है। किस चीज़ का डॉक्यूमेंट्स है? तो रूल एंड रेगुलेशन का डॉक्यूमेंट्स है। उसमें बहुत सारे नियम कानून ये सब दिए जाते हैं, लेकिन इन संविधान का जो कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है कि जो हमारे कुछ आदर्श होते हैं, ठीक है ना, हम अपने आप को उस आदर्श को अपने आप से बांधते, उस आदर्श को सूत्रबद्ध करने का कोशिश करते हैं, ताकि हमारी जो इच्छाएं, हमारी जो आकांक्षाएं, हमारी जो विशेष हैं उसको, या हम जो अपने आप को ड्रीम किए कि मेरा कंट्री ऐसा होना चाहिए, मेरी कंट्री का जो है नेचर्स क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों को समाहित किया जाए। एक तो 10 ये जो होता है एक पहला उद्देश्य। एक दूसरा बात जो है वह साझी समझ, आपस में जो कॉपरेशन या एक तरह की जो है समझ विकसित हो, यह भी संविधान का उद्देश्य होता है। एक बात और जो बुक में चर्चा किया गया कि हम खुद को अपने से बच सके, यह भी संविधान का एक उद्देश्य होता है। हम खुद को अपने से बचा सके, इसका अर्थ हो गया कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ मुद्दे पर कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जिस पर हम कुछ ऐसे तीखे व्यंग कर देते हैं, या ऐसी जो है सोच रखते हैं जो सोच सही नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से भी हमें संविधान बचाता है। यह सब जो है अगर हमारे पास में सही और अच्छा संविधान है तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, यह मेरा उद्देश्य होता है। एक बात और, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि जो एक मजबूत यानी ताकतवर होता है, बहुत स्ट्रांग जो कम्युनिटी है, और एक दूसरा स्ट्रांग कम्युनिटी जो है, उस दोनों के बीच में बैलेंस बनवाता है। एक ताकतवर समूह से दूसरे ताकतवर समूह के बीच में जो है बैलेंस बनाता है, ताकि जो है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। यह भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो है तथ्य है। भारतीय संविधान के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर ये बात हो कि भारतीय संविधान के जनक कौन हैं, तो हमें यह नहीं बोलना चाहिए। भारतीय संविधान के जो जनक हैं वह है B.R. अम्बेडकर। जो, और इसमें अगर किसी तथ्यों को समझने में कमी लगता हो या समझ में थोड़ी परेशानी आ रहा हो तो बुक NCERT RT 8 क्लास का आप देख लें, आपको आपका जो है उसमें जो है किसी तरह की परेशानी होगी तो वह कमी आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता,
संविधान में कब जोड़ा गया? 1975, 1976, 1977, 1978। आपका सही आंसर होगा 1976 में, यानी कि 1976 में जो है धर्मनिरपेक्ष बोले या फिर पंथ निरपेक्ष की बात हो, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जो है एक ही वर्ड है, इसे ध्यान रखेंगे। और यह 1976 में हमारे संविधान में जोड़ा गया है। प्रस्तावना किसी भी संविधान का जो पहला शुरुआत का जो चैप्टर कहा जाए, ये शुरुआत की जो विषय वस्तु होती है वह प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में हम प्रियम्बल कहते हैं। और प्रियम्बल को है, भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उसे जवाहरलाल नेहरू जी लिखे थे, ठीक है ना। और उसमें 42वां संशोधन के द्वारा, 42वां संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात कही गई। और उसके साथ साथ दो और वर्ड्स जोड़ेंगे, समाजवाद और राष्ट्र की अखंडता, और धर्मनिरपेक्ष और पंथ या फिर पंथ निरपेक्ष, ये तीन शब्द, समाजवाद, राष्ट्र की एकता अखंडता, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ये तीन शब्द 42वां संशोधन के हिसाब से जोड़ा गया। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि स्टेट का, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। पहला, कोई ऑफिशियल रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। जितने सारे रिलीजन्स हैं उनको स्टेट जो है रिस्पेक्टफुल, यानी बड़ी आदर के साथ देखेंगे, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये धर्मनिरपेक्ष की बात है। किसी तरह का स्टेट कोई ऐसी फंडिंग्स नहीं करेंगी जिससे कि यह इससे पता चले कि किसी खास धार्मिक समुदाय के, रिलीजन के व्यक्तियों को प्रमोट किया जा रहा है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हुआ कि जो देश पूरी तरह से हर धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट देता हो, इक्वली जो है उसके साथ में ट्रीट करता हो, तो उसे धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, आपके बुक में इस बात का जिक्र था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है और इसे एक नजर डाल लें। पहली बात, जयराम दास दौलत राम, ये खाद्य एवं कपड़ा मंत्री बने थे। जयराम दास दौलत राम खाद्य एवं कपड़ा मंत्री बने थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। जॉन मथाई वित्त मंत्री, जॉन मथाई वित्त मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और एवं गृह मंत्री थे। और प्रधानमंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन चीजों, इन फैक्ट को भी आप अपने जहन में इसको याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस खंड को संविधान का अंतरात्मा कहा गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। भाग 3 को भारतीय संविधान का जो है अंतरात्मा कहा गया, यानी कि उसमें इस बात का उल्लेख आना है। एक बात मैं बता दूं कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उनका ये कहना था, उनका उद्देश्य था कि यह जो भारतीय संविधान में जो हम भाग 3 का बात कर रहे हैं वह मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। जो नागरिक को, यानी सिटीजन्स को, जो यहाँ के नागरिक हैं उनको ये दिया गया है मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स दिया गया। उसके दो उद्देश्य हो गए। एक तो यह है कि जिनको दिया गया वो उसकी दावेदारी, वो अपने आप को यह महसूस करें कि मुझे यह अधिकार मिला है, एक बात यह है। दूसरा, जो सत्ता है या संस्थान है, जो सत्ता या संस्थान है वह इस अधिकार की रक्षा करे और इस अधिकार को वह उस नागरिक को प्रदान करे, यह भी इसका उद्देश्य है। ये दो उद्देश्य उसमें समाहित थे। एक तो जिसको दिया गया है वह इस अधिकार का उपयोग अच्छी तरह से करे। दूसरी बात, जो सत्ता हो या फिर जो संस्थान है, जो सत्ता या संस्थान है, उसका यह दायित्व बनता है कि इस अधिकार को वह प्रदान करे। या जो मौलिक अधिकार की जो हम बात करते हैं, संविधान जिस समय हम लोगों का बना उसमें टोटल, उस समय में टोटल संविधान के जो भाग बनाए गए थे, टोटल 22 भाग थे, 22। और उस 22 भाग में से जो ये तीसरा भाग है उसमें जो मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया, एक बात। दूसरी बात, हर इसमें ये जो डिवाइड है अनुच्छेद में, आर्टिकल्स में, और ये आर्टिकल हर भाग में आर्टिकल समाहित है। तो यह जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी भाग 3 में जो बात कही गई है उसमें टोटल जो आर्टिकल समाहित है वह आर्टिकल
12 से लेकर के आर्टिकल 12 से 12 से लेकर के 35 यानी कि 35 तक में जो मौलिक अधिकार के बारे में कही गई है। एक बात ये जो मैं बताया, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और यह जो मौलिक अधिकार की जो हम बात करते हैं, तो जो हमारा पहले जो संविधान दिया गया, उस संविधान में 7 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अधिकार को उसे हटा दिया गया, वह संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, अब हमारे पास में टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ठीक है ना। और उसमें जो पहला समानता का मौलिक अधिकार, इसमें यह कहा गया है कि कानून के नजर में जो है हर व्यक्ति जो है समान है। ठीक है, दूसरी बात यह भी याद रखेंगे, धर्म हो, नस्ल हो, जाति हो, लिंग हो, यानी स्त्री पुरुष के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, ठीक है ना, या किसी को विशेष उपाधि कोई नहीं दे सकता है, जो है स्टेट दे सकती है लेकिन कोई नहीं दे सकता है। यानी कि ये सारी बातें जो कही गई है वह समानता के अधिकार में कही गई है, जो मिला है। दूसरा जो इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि जो मौलिक अधिकार की बात करें, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया गया है, संघ बनाने का अधिकार दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह घूमने का अधिकार दिया गया, व्यापार करने का अधिकार दिया गया, बसने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही है। शोषण के विरुद्ध, आपका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता, आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करे। और इस सेक्शन के तहत यह कहा गया है कि जो 14 साल के 14 ईयर्स या बिलो जो बच्चे हैं, और उससे किसी तरह का कोई ऐसा बाल श्रम नहीं लिया जा सकता है, उसे किसी तरह का कोई जोखिम भरा काम नहीं लिया जा सकता है, उसे किसी तरह का जो है जो फैक्ट्रीज हैं या और तरह के जो है काम नहीं लिया जाए। यह शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार की बात कही गई। उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात है, यानी कि चौथा नंबर जो है मेरा धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया। धार्मिक स्वतंत्रता का मीन्स है हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म को चूज करने और एक्सेप्ट करने का, उसका प्रोपगेशन, उसको फैलाने का, ठीक है, उसमें अपना किसी तरह का कोऑर्डिनेशन करने का, ये सारी बातें जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता में। सांस्कृतिक और शिक्षा, अपनी संस्कृति को बनाए रखना और शिक्षा का विकास करना भी इसमें समाहित किया गया है। ये 5वें नंबर का जो मौलिक अधिकार की बात हो गई। और संवैधानिक उपचार, यानी कि आपको 6ठा नंबर में है संवैधानिक उपचार, यानी कि आपको जो ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए, अगर इस राइट्स का वायलेशन होता है तो आप इस वायलेशन को रोकने के लिए आप इसके लिए सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो आपके सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, उसमें जाकर के आप अपना जो है अपने अधिकार का जो है बचाव कर सकते हैं, अपने अधिकार को ले सकते हैं। अगर उसमें किसी तरह का व्यवधान होता है, अगर उस अधिकार को शून्य किया जाता है, तो इसे संवैधानिक उपचार कहते हैं। और B.R. अम्बेडकर जो वर्ड यूज किए थे अंतरात्मा या आत्मा, ये 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसी खंड के लिए। संवैधानिक उपचार जो दिया गया है संविधान के तहत, इस खंड के लिए वो ये इस भाग को वो कहते हैं कि यह संविधान का अंतरात्मा है। हालांकि अगर देखा जाए समग्रता से तो भारतीय संविधान का वाकई में भाग 3 जो है अंतरात्मा है, और यह जो किसी भी संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो जाता है अगर अंतरात्मा कहा जाए। अगर आपका हृदय है, पूरा शरीर है, तो वह शरीर में जो हृदय होता है और वह भी ठीक उसी तरह है, उसे वही स्थान है जो संविधान में अंतरात्मा का है। मित्रों, मेरा यह जो सीरीज अभी चलता रहेगा प्रश्नोत्तरी का, आप हमसे बने रहिए, हम कुछ और तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी होंगे।